क्या 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद पहली बार ईरान की सत्ता सच में हिल गई है? क्या आयतुल्ला अली खamenei की मौत के बाद इस्लामिक गणराज्य टूटने की कगार पर है या पहले से भी ज्यादा सख्त और मजबूत हो जाएगा? और आयतुल्ला अली खamenei ये सिर्फ एक नेता की मौत है या मिडिल ईस्ट की पूरी राजनीति का रीसेट बटन दब चुका है? मैं हूं कामरान सैफ और आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करेंगे युद्ध से जुड़े अहम मुद्दे पर। सबसे पहले ईरान इजराइल जंग का ताजा अपडेट आपको बताएंगे कि कहां हमला हुआ, कितने लोग मारे गए, किस देश को कितना नुकसान हुआ और दुनिया कहां जा रही है। यह भी जानेंगे कि ईरान में सत्ता कैसे चल रही है, अंतरिम लीडरशिप काउंसिल क्या है और कितनी ताकतवर है। बताएंगे कि अली रजा अराफी कौन है, क्या वही अगले सुप्रीम लीडर बनेंगे। यह भी जानेंगे कि इस युद्ध में चीन, अमेरिका और इजराइल की रणनीति क्या है और दुनिया किन दो हिस्सों में बटी हुई है और कौन सा देश किसके साथ है। और सबसे बड़े सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि क्या मौजूदा सरकार ईरान की टिक पाएगी। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले जंग के ताजा अपडेट से। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के बाद ईरान में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत और हजारों लोग घायल हो गए हैं। खाड़ी के कई देशों में अलर्ट जारी है और आम जनजीवन ठप पड़ा हुआ है। अमेरिकी हमले में ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य ठिकानों और राजनीतिक ढांचों को निशाना बनाया गया था। इसके बाद जवाब में ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डा, जहां अमेरिका का पांचवां बेड़ा मौजूद है, उस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। हालांकि किसी बड़े नुकसान की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर गंभीर और बड़े सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच कुवैत में 3 अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान फ्रेंडली फायर में गिर गए। सभी पायलट सुरक्षित बताए गए हैं। तेल की कीमतों में उछाल आया है और ब्रेंट क्रूड $80 के पार गया है। इसी तरह शेयर बाजार में भी उथल पुथल देखने को मिल रहा है, क्योंकि दुनिया का बड़ा तेल सप्लाई रूट हॉर्मुज जलडमरू मध्य खतरे में है। यह समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। इस युद्ध की जानकारी में रुचि रखने वाले लोग ये जानना चाहते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद ईरान में सत्ता कैसे चल रही है और खamenei के बाद सत्ता किसके हाथ में है और ईरान का संविधान इस मामले को लेकर क्या कहता है। तो बता दें कि ईरान के संविधान के अनुच्छेद 111 के मुताबिक अगर सुप्रीम लीडर की मौत हो जाए तो तुरंत 3 सदस्यीय अंतरिम लीडरशिप काउंसिल बनाई जाती है। इस काउंसिल में शामिल हैं राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी और गार्जियन काउंसिल के सदस्य अली रजा अराफी। ये तीनों मिलकर देश चलाएंगे जब तक नया सुप्रीम लीडर नहीं चुना जाता। लेकिन ध्यान रखिए, इस काउंसिल के पास पूरी ताकत नहीं है। कई फैसलों के लिए सुप्रीम लीडर की सलाहकार परिषद की मंजूरी जरूरी है। यानी सिस्टम अभी भी पूरी तरह धार्मिक ढांचे के नियंत्रण में है। सरकार ने तुरंत टीवी पर आकर यह संदेश देने की कोशिश की कि देश में स्थिरता है, सत्ता में कोई खालीपन नहीं है। गार्जियन काउंसिल के सदस्य चुने गए। अली रजा अर्राफी कौन है? आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अली रजा अर्राफी कौन है जो अचानक चर्चा में आ गए। दरअसल 1959 में जन्मे अराफी कुम के धार्मिक ढांचे से जुड़े रहे हैं। वे लंबे समय से मदरसों और धार्मिक संस्थानों के प्रमुख रहे हैं। खamenei के बेहद करीबी माने जाते थे। 2019 में उन्हें गार्जियन काउंसिल का सदस्य बनाया गया। धीरे धीरे उनका कद बढ़ता गया। पहले उन्हें हुज्जत अल इस्लाम कहा जाता था, अब उन्हें आयतुल्ला कहा जा रहा है। उनके विचार सख्त और वैचारिक माने जाते हैं। उन्होंने कई बार अमेरिका को मानवाधिकार उल्लंघन का केंद्र बताया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सत्ता धार्मिक धड़े के हाथ में ही रहनी है तो अराफी मजबूत दावेदार हो सकते हैं। ईरान इजराइल युद्ध में चीन का रुख क्या है? ईरान का करीबी दोस्त चीन क्या कर रहा है? तो बता दें कि चीन ने हमले की निंदा की है, कहा यह ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है। लेकिन ध्यान दीजिए कि चीन ने अमेरिका या इजराइल के खिलाफ बहुत सख्त भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। पिछले साल भी जब ऐसा संकट आया था तब भी चीन ने संतुलित रुख अपनाया था। क्यों? क्योंकि चीन के लिए तेल, व्यापार और वैश्विक संतुलन ज्यादा अहम है। वो सीधी टकराव की रणनीति से बचना चाहता है। यही वजह है कि चीन खुलकर सामने नहीं आ रहा है। मीडिया में यह बहस भी तेज हो चुकी है कि इस युद्ध और सुप्रीम लीडर के मर जाने के
बाद क्या ईरान के अंदर सत्ता बदलेगी? क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा? क्योंकि इजराइल और अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर से रोकने के साथ सत्ता परिवर्तन करना उसके हमले का असल मकसद था। और हमलों के बाद कुछ शहरों में जश्न के वीडियो भी सामने आए, जिसको सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया। विदेश में बसे ईरानियों ने भी खुशी जताई, लेकिन याद रखिए कि ईरान में असली ताकत आईआरजीसी यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के पास है। अगर सेना और धार्मिक ढांचा एकजुट रहे तो सरकार गिरना आसान नहीं होगा। ईरान में विरोध लंबे समय से रहा है, महिला आंदोलन, हिजाब विरोध, आर्थिक संकट। लेकिन अब सवाल है कि क्या बाहरी हमला अंदरूनी असंतोष को क्रांति में बदलेगा, या फिर राष्ट्रवाद की भावना सरकार को और मजबूत कर देगी? क्योंकि इतिहास बताता है कि जब बाहर से हमला होता है तो अक्सर जनता सरकार के पीछे खड़ी हो जाती है और पूरी ताकत के साथ उसका साथ देती है। तो सवाल यह है कि सरकार कब तक टिक पाएगी? तो तीन संभावनाएं यहां पर आती हैं। पहला यह कि सिस्टम अगर मजबूत रहा, अगर नया सुप्रीम लीडर लीडर जल्दी चुना गया और आईआरजीसी का साथ खड़ा रहा, तो सरकार कई साल और चल सकती है। अंदरूनी संघर्ष भी एक बड़ा मामला है। अगर धार्मिक धड़े और सैन्य धड़े में खींचातान हुई तो सत्ता के अंदर दरार पड़ सकती है। जनता का विद्रोह भी अहम है। अगर आर्थिक हालात बिगड़े, तेल बंद हुआ, प्रतिबंध बढ़े, तो बड़े पैमाने पर विरोध हो सकता है। लेकिन अभी के हालात में तुरंत सरकार गिरने की संभावना कम दिखती है। सिस्टम संगठित है, संरचना मजबूत है। तो ये बात साफ है कि अली खamenei की मौत सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं, ये इस्लामिक गणराज्य के भविष्य की परीक्षा है। अमेरिका और इजराइल सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, चीन संतुलन चाहता है, ईरान जवाब देना चाहता है और उससे बदला लेना चाहता है, और दुनिया दुनिया तेल युद्ध और वैश्विक स्थिरता के बीच संतुलन खोज रही है। क्या ईरान बदलेगा या और सख्त हो जाएगा? आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि मिडिल ईस्ट एक नई क्रांति देखेगा या एक और लंबी जंग। मैं हूं कामरान सैफ, आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी का एक गहराई से किया गया विश्लेषण। अगर आपको ये रिपोर्ट तथ्यपूर्ण और संतुलित लगी हो तो शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।